नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। गुड मॉर्निंग आप सभी को, आपका दिन शुभ हो। हम बात कर रहे थे हमारे संविधान के भाग 1 में हमने पढ़ा अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 हमने पढ़ा। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भारत संघ का नाम दे रखा है, भारत संघ की प्रकृति बता रखी है कि संघ क्या है, यूनियन क्या होता है, फेडरल क्या होता है, वो सब बातें की हमने। अनुच्छेद 2 में हमने कहा कि भारत दूसरे देशों से जो क्षेत्र अर्जित करता है उनके प्रवेश व स्थापना के बारे में है। तीसरा दे रखा है भारत के अंदर आंतरिक जो प्रकृति है, किस प्रकार हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्रफल कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 4 में दे रखा है 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 368 में नहीं आएगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको उसी टॉपिक भाग 1 में एक छोटा सा टॉपिक बच गया था अपना, क्लास लंबी हो गई थी उसमें, इसलिए वो छूट गया। तो थोड़ी सी बात मैं उसकी कर लेता हूँ, फिर बात करेंगे आज हम भाग 2 नागरिकता की। उसमें ज़्यादा कोई छूटा नहीं। उसमें एक हमारे क्या है, क्षेत्रीय परिषदें बना रखी हमने, क्षेत्रीय परिषद। भारत में सभी राज्यों के बीच में कोई भेदभाव ना रहे, राज्यों में आपसी संबंध ज़्यादा बरकरार रहे, ऐसी चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमने क्षेत्रीय परिषदें बनाई। इन क्षेत्रीय परिषदों का काम होता है संबंधित जो हमारे जो इनमें शामिल राज्य हैं, इन राज्यों के बीच आपसी जो संबंध हैं उसको मजबूत करना होता है। तो इसी की हम बात करेंगे, क्या होता है ये। इसकी मैं बात करूं नॉर्मली थोड़ी बहुत, तो हमने 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदों में, कितने, 5 क्षेत्रीय परिषदों में हमने बांट रखा है। और इन क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री या तो केंद्रीय गृह मंत्री होगा या राष्ट्रपति द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री। या तो इनका अध्यक्ष होता है केंद्रीय मंत्री होता है, या होता है राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी केंद्रीय मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। एक चीज़ ये याद रखना। और इनका उपाध्यक्ष होता है संबंधित, इनका उपाध्यक्ष होता है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। जो राज्य जिस क्षेत्रीय परिषद में शामिल होंगे उनके मुख्यमंत्री इस परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदें में बांट रखी हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो है आपकी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसमें देखो आपका राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हिमाचल है, ये शामिल होते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आपके उत्तरी क्षेत्र के जो राज्य होते हैं ये राज्य शामिल होते हैं इसमें। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। दूसरा मैं बताऊं, मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय होता है इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। देखो इसका नाम क्या दे दिया, प्रयागराज। तो प्रयागराज या इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है, किसका? मध्य क्षेत्रीय परिषद का। तीसरी आपकी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इस पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है ये है मुंबई में। कहाँ है ये? मुंबई। चौथी आपकी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इस पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का है कोलकाता।
और पांचवी है आपकी जो दे रखा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, और इसका मुख्यालय है चेन्नई। छोटा टॉपिक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इंपॉर्टेंट ऐसी कोई खास बात भी नहीं है। याद रखना इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी केंद्रीय मंत्री होगा। उपाध्यक्ष संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तरी 5 क्षेत्रीय परिषदों में हमने बांट रखा है, उत्तरी, मध्य, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी। अरे 4 तो आपकी दिशा ही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक और होता है मध्य का, बस 5 हो गई। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दिल्ली में है, इसका मुख्यालय। मध्य क्षेत्रीय परिषद का इलाहाबाद में है यानी प्रयागराज में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता में है, और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई में। ये मुख्यालय है। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में मैंने बताया राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, ये शामिल हैं। वैसे मतलब उस क्षेत्र में जैसे मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसमें यूपी है आपका, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, वो शामिल है। जैसे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद होती है, इसमें गुजरात है आपका, बॉम्बे है, गोवा है, महाराष्ट्र है, ये सारे शामिल होते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जैसे पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जैसे नीचे वाले हैं अपने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, जो नीचे के पांडिचेरी, ये सारे इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज, मैंने पूर्वोत्तर राज्य की बात नहीं की। हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो 8 राज्य हैं हमारे पूर्वोत्तर साइड के, उन 8 राज्यों की इस क्षेत्रीय परिषद में बात नहीं होती, उनकी बात करते हैं। इनसे अलग एक और परिषद है, पूर्वोत्तर परिषद। ये 1971 में अस्तित्व में आई। पूर्वोत्तर परिषद में उन 8 राज्यों को शामिल किया गया है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आपका मणिपुर, मिजोरम, इन 8 राज्यों को शामिल किया गया है इस पूर्वोत्तर परिषद में। बाकी और भारत को बांटा गया है इन 5 क्षेत्रीय परिषदों में। तो कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। देखो, असम है आपका, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, और एक और है, एक राज्य और है उसी साइड का, थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा। तो ये पूर्वोत्तर परिषद में शामिल हैं। ये हमारी 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर बात करते हैं। अगला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नागरिकता की हम बात करेंगे, भाग 2 की हम बात करेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम बात करते हैं। चलो आगे हम बात करें। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो। अगला टॉपिक की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी हम बात करेंगे, नागरिकता। आज का हमारा जो क्लास है वो नागरिकता की है। ये तो भाग 1 की कुछ बातें रह गई थी, उसकी हमने बात की है। आज मेन जो हमारा टॉपिक है उसकी हम बात करें, भाग 2। भाग 2 नाम है उसका नागरिकता। अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। भाग 2 नागरिकता की हम बात करेंगे आज, अनुच्छेद 5 से 11 तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सारी बातें करेंगे हम। आपका नागरिकता संशोधन बिल 2019 भी, नागरिकता संशोधन कानून 2020 जो आपका CAA है, CAA, CAB क्या, CAA क्या, NRC क्या होती है, NPR क्या होता है, इसके अलावा आपका NRI क्या होता है, OCI क्या होता है, PIO क्या होता है, सारी आज बातें कंप्लीट करेंगे हम नागरिकता के टॉपिक में। फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नागरिकता। बहुत
नागरिकता टॉपिक को हम थोड़ा हल्के में लेते हैं, ऐसा नहीं है। नागरिकता टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, और खासकर अब तो नागरिकता संशोधन बिल आया हुआ है आपका। 2020 में नागरिकता संशोधन कानून बन चुका है, तो इसकी बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना नागरिकता। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, मैं आपको पॉलिटी की संपूर्ण जानकारी दूंगा। आपका भी मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करवाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें। देखो अच्छी जानकारी मिलेगी नागरिकता की, ऐसी जानकारी जो आपने पढ़ी नहीं होगी, सामान्य सी किताबों में नहीं मिला होगा। जैसे OCI क्या होता है, PIO क्या होता है, NRI क्या होता है, सारी बातें। तो इसको करते हैं पहले शुरू से, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। शुरू से स्टार्ट करेंगे हम, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे अपर लेवल तक क्या होती है नागरिकता। तो मैं आपको नागरिकता के बारे में बताऊं तो भारत में जो नागरिकता है वो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट भारत ने लिया है, ये कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से। देखो अमेरिका जैसे देशों में जो नागरिकता होती है वहां दोहरी नागरिकता है। हमारे कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। ब्रिटेन से हमने लिए तो भारत में एक ही नागरिकता पाई जाती है, यानी एकल नागरिकता पाई जाती है। और इस नागरिकता के लिए अनुच्छेद है 5 से लेकर 11। मूल संविधान में कैसे अनुच्छेदों में क्या क्या बात थी, वर्तमान में क्या व्यवस्था है, सारी बातें करेंगे। कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, यानी संशोधन हो चुका है, क्या बातें जोड़ी गई, क्या घटाई गई, क्या जोड़ा, क्या हटाया, सारी बातें करेंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ। एकल नागरिकता की मैं बात करूं, भारत में एक ही नागरिकता पाई जाती है। अब नागरिकता क्या होती, क्यों किसी को नागरिक बनाए, नागरिकता है क्या मतलब? नागरिकता इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उस देश में निवास करने वाले व्यक्तियों को जो उनके पॉलिटिकल एंड सिविल जो अधिकार दिए जाते हैं, जो आपको राजनीतिक और सिविल जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उनके लिए नागरिकता बनाई गई। अरे कोई देश है, वो देश किसको देगा अपने अधिकार? राजनीतिक और सिविल अधिकार किसको देगा? वो उसके नागरिकों को देगा। इसलिए नागरिकता जोड़ी हमने। और नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर कहां तक है? 11 तक है। 5 से 11 तक। अब आपको वोट देने का अधिकार है, आप उस देश के नागरिक हो, जैसे मैं हूं, आप हो, हम हैं, मैं जो मेरे साथ सारे जुड़े हुए हैं, वो हम सब भारत देश के नागरिक हैं। तो हमारे को जो अधिकार दिए इस देश की सरकार ने दिए हैं, तो ये हमारे कुछ अधिकार भी हैं, इन अधिकारों पर कंट्रोल भी है, ये सारी बात करेंगे इसमें। अब मैं भारत की नागरिकता की बात करूं तो एक तो मैं पहले आपको बता दूं कुछ चीजें, जैसे कानूनी रूप से व्यक्ति, यानी कि कानूनी रूप से व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। पहली चीज हम इसी की बात करेंगे कि कानूनी रूप से व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारे कानूनी रूप से व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो कानूनी रूप से व्यक्ति कौन कौन होंगे? देखो, एक तो होंगे नागरिक, एक होंगे शरणार्थी, एक होंगे विदेशी, और एक होते हैं राज्य विहीन, स्टेटलेस। कौन कौन होंगे? एक तो सिटीजन होंगे, एक शरणार्थी होंगे, एक विदेशी होंगे, एलियन, विदेशी यहाँ एलियन नाम दिया है, शरणार्थी यानी रिफ्यूजी। देखो, सिटीजन, रिफ्यूजी, एलियन एंड स्टेटलेस, यानी कि नागरिक, शरणार्थी, विदेशी, राज्य विहीन। अब एलियन भी दो, मित्र एलियन और शत्रु एलियन, फ्रेंड एलियन और एनिमी एलियन, इसकी भी थोड़ी बात कर लेंगे अभी। यानी मित्र देश के व्यक्ति और शत्रु देश के व्यक्ति, बस इनका मतलब ये होता है। यानी जिस देश के निवासी जिनको कानूनी रूप से उस देश ने मान्यता दी है, वो उस देश के नागरिक हैं। शरणार्थी ऐसे व्यक्ति जो किसी देश में शरण ले रहे हैं, यानी अपने जहां उनकी नागरिकता तो है उनके पास,
किसी दूसरे देश की नागरिकता है लेकिन वो किसी अन्य देश के पास शरण ले रहे हैं, उन्हें शरणार्थी। विदेशी जो कोई घूमने आते हैं उनके पास उनके देश की नागरिकता होती है लेकिन दूसरे देश में वो घूमने आते हैं, वहाँ रहते हैं, बसते हैं, वो विदेशी। राज्य विहीन यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी देश की नागरिकता ना हो। राज्य विहीन उन व्यक्तियों को कहते हैं जिनके पास कोई वैध दस्तावेज ना होता हो, जिनके पास कोई वैलिड कागज नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है किस देश के निवासी हैं, उनको कहते हैं राज्य विहीन। तो कानूनी रूप से केवल 4 होते हैं। ये बहुत सीजीएल जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो कानूनी रूप से व्यक्ति कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब पढ़ना क्या हमारे को? नागरिक। अरे भाई पढ़ना नागरिकता है तो नागरिक पढ़ेंगे। तो नागरिकता पढ़ने से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अनुच्छेदों में क्या है और फिर नागरिकता संशोधन बिल जो नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 है वो क्या है, क्योंकि आज भी हमारी नागरिकता 1955 के अधिकार अधिनियम के तहत चल रही है। तो वो क्या है, क्या क्या संशोधन हुआ, कब कब हुआ, कितनी बार हुआ, सारी बातें करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेदों में क्या है। पहले वो देखते हैं फिर देखते हैं आगे क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अनुच्छेद 5 की। सबसे पहले हम बात करें किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 5। क्या है अनुच्छेद 5? अनुच्छेद 5 में कह रखा है संविधान लागू होने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद भारतीय क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। संविधान लागू हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में इस भारतीय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा वो भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद क्या? मान लो कोई विदेशी राजदूत है, वो भारत में रह रहा है, अब यहाँ पे उसका बच्चा जन्म लेगा तो वो भारत का नागरिक थोड़ी होगा, वो तो वहीं का रहेगा। या फिर भारत के कुछ जो विदेश में राजदूत पद पर हैं वो भी वहाँ उनके बच्चे वहाँ जन्म लेंगे तो उनके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें कुछ अपवाद है, ये याद रखना। वैसे भारत क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा, ये बात कह दी, लेकिन इसका भी बहुत गलत फायदा उठाया था आतंकवादियों ने। इसका गलत फायदा उठाया। अगर एक बात बताओ, शत्रु देश का कोई व्यक्ति यहाँ भारत में आएगा और यहाँ अगर उसका बच्चा जन्म ले ले तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? नहीं होगा फिर, क्योंकि वो तो उस शत्रु देश का है, वहां पे होगा उसकी नागरिकता तो। या मान लो भारत का कोई व्यक्ति दूसरी जगह नौकरी करता है, विदेश में नौकरी कर रहा है, यानी कि भारत सरकार के अधीन वहां पे पद पे कोई कार्य कर रहा है, तो वहां उनके बच्चे जन्म लेंगे तो वो कहाँ के नागरिक होंगे? वहां के थोड़े होंगे, वो भारत के होंगे। तो ये इसका कुछ अपवाद है। वरना जो 26 जनवरी 1950 के बाद में इसमें जोड़ा गया नागरिकता जो अधिकार अधिनियम 1955 बनाया गया, फिर उसके बाद में 1992 में उसमें सुधार किया गया, वो बाद में जोड़ा गया, वो मैं बात करूंगा। नागरिकता लेने के 5 प्रकार होते हैं, समाप्त करने के 3 प्रकार होते हैं, वो बात करेंगे, लेकिन पहले अनुच्छेद पढ़ के फिर बात करेंगे वो, तो वहां आपको बताऊंगा मैं। अभी केवल जो अनुच्छेदों में उसकी बात करें। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। यानी कि कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वो 19 जुलाई 1948
से पूर्व भारत आए हों। अगर 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर कोई व्यक्ति भारत आता है पाकिस्तान से, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तारीख याद रखना, 19 जुलाई 1948 से पूर्व। अगर इससे पहले कोई भारत में आ गया, उसे भी भारत की नागरिकता साधारण तरीके से दी जाएगी। अगर इसके बाद में कोई आया तो उसे पंजीकरण द्वारा दी जाएगी। और पंजीकरण करने के लिए कम से कम भारत में कितने दिन रहना चाहिए उसको? 6 माह। अगर इसके बाद से आया तो उसे पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी और उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने दिन रहना पड़ेगा? 6 माह। कितने दिन? 6 माह। अब समझ में आ गया होगा वैसे कि पाकिस्तान से कोई भारत आया, इस तारीख से पहले कोई आ गया, उसे भारत की नागरिकता साधारण तरीके से दी जाएगी। लेकिन इसके बाद से अगर कोई आया तो उसे पंजीकरण करवाना पड़ेगा, और पंजीकरण कराने के लिए उसे कम से कम कितने दिन भारत में रहना पड़ेगा? 6 माह। अभी जो 5 साल 7 साल उसकी भी बात करेंगे, 7 वर्ष रहने पर पंजीकरण कराने की, वो बात आगे जोड़ी गई थी। यहाँ अनुच्छेद में वो बात नहीं जोड़ी गई थी। यहाँ केवल कितने दिन? 6 माह। अगला है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 7 में दे रखा है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता समाप्त। यानी कि अगर कोई भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, अगर इस तारीख के बाद से अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी काम से गया हो, चाहे व्यापार करने, रहने, बसने, घूमने, किसी के लिए भी गया हो, अगर वो व्यक्ति इस तारीख के बाद से वहां जाता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन मान लो वो वहां चला गया, फिर वापस आ गया, तो इस तारीख से पहले तो आ गया तो साधारण तरीके से मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद से आया तो फिर उसे पंजीकरण द्वारा, हो सकता है वापस से ऐसे मूड सूड बन जाए उनका, ऐसे मन नहीं लगे, वहां पे घूमने चला गया, मन नहीं लगा, अब नागरिकता भारत की लेनी हो तो वो आ सकता है वापस। कैसे आएगा? पंजीकरण द्वारा आएगा। या तो 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो, या फिर वो पंजीकरण करवा के भारत का क्या बन सकता है? नागरिक बन सकता है। तो 5, 6, 7 मेरे हिसाब से आपको तीनों अनुच्छेद समझ में आए होंगे। दोबारा देखो, 5 में कह रहा है संविधान लागू हुआ तब उसकी नागरिक, अगर संविधान लागू हुआ उस समय अगर कोई भारत में जन्मा है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, लेकिन वो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए तो उन्हें साधारण तरीके से, या इसके बाद आए तो पंजीकरण द्वारा उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता समाप्ति होगी। जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता समाप्त होगी। अगर वो दोबारा लेना चाहें तो ये वाला फॉर्मूला उनके लिए, दोबारा लेना चाहें दोबारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लागू होगा उनके लिए। उनको अनुच्छेद 6 के तहत वापस नागरिकता दी जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आया होगा। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम बात करते हैं अगले अनुच्छेदों की। हाँ, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं अगले अनुच्छेदों की। आगे क्या दे रखा है? अभी देखो, मैं केवल आपको संविधान में जो शुरू में दिया था वो चीज बता रहा हूं। अभी अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं, अभी वो बात नहीं कर रहे हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में है नियम, वो बात भी करेंगे, वहां पे भी मैं आऊंगा। लेकिन पहले वो बात करते हैं, पहले क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को, शुरू में क्या है। अब अगला अनुच्छेद बात करते हैं, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या दे रखा है उसकी हम बात करते हैं। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में दे रखा है भारतीय मूल के लोग
भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हों उन्हें भारत की नागरिकता, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति 1935 के अविभाजित भारत का व्यक्ति अगर विदेश में रह रहा हो तो उन्हें भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी, उसका प्रावधान अनुच्छेद 8 में है। उसका प्रावधान अनुच्छेद 8 में है। तो बाहर थोड़ा शोर शराबा सा हो रहा है। चलो आगे देखें अनुच्छेद 9। 8 समझ गए होंगे कि भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे थे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 8 के तहत। अब अनुच्छेद 9 में दे रखा है दोहरी नागरिकता की समाप्ति। दोहरी नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता कैसे समाप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, वो बात आगे करेंगे। अभी दोहरी नागरिकता की समाप्ति अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत देश सरकार को बताए बिना अगर किसी अन्य देश की नागरिकता लेगा तो उसकी दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नो 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 से कैसे? नो नो यानी नहीं, बस अनुच्छेद 9 यानी कि नागरिकता नहीं। अगला है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में दे रखा है नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। इस नागरिकता के जो अधिकार हैं ये अधिकार इनको बने रहना, ये बात है अनुच्छेद 10 में। अगर संसद इनमें कोई बदलाव नहीं करेगी तो आपके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। और अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद नागरिकता के अधिकारों में विधि द्वारा विनिमय कर सकती है। यानी कि हमारे इस नागरिकता में संशोधन, हमारी भारत की नागरिकता में संसद कौन कर सकती है, संशोधन कौन कर सकती है? केवल और केवल संसद कर सकती है। राज्य विधानमंडल का कोई हाथ नहीं होता। चाहे आप MP, UP, हरियाणा, राजस्थान कहीं के भी हों, आप एक ही हो, भारत के नागरिक हो। आप भारत देश के नागरिक हो। भारत देश की नागरिकता से संबंधित कानून केवल और केवल कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और ये बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11 में है। यह है अनुच्छेद आपके 5 से लेकर 11 तक की हम बात कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। लिख लिया होगा। अब बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट बातें अब स्टार्ट होंगी अपनी। क्या क्या है अपनी बातें वो देखो। मैं बात करूं आपकी नागरिकता, नागरिकता अधिनियम 1955। आपकी जो नागरिकता में जो अपरिवर्तन होता है, आपकी जो अधिनियम है, नागरिकता के जो अधिकार हैं, ये 1955 के तहत है हमारे। क्योंकि उस समय हमने आज़ादी मिली थी, आज़ादी मिलती हमने नागरिकता के कानून बना दिए, अनुच्छेद जोड़ दिए, संविधान जब बना अनुच्छेद हमने लागू कर दिए। लेकिन उसमें बाद में जो परिवर्तन जो किया गया, वो परिवर्तन
1955 की नागरिकता में किया गया, और आज भी जो संशोधन होता है वो 1955 की नागरिकता में संशोधन होता है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। और इस नागरिकता अधिनियम 1955 में हम सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता अर्जित करने के प्रकार। इस भारत देश की नागरिकता आपको किस प्रकार अर्जित हो सकती है, तो इसके लिए 5 प्रकार है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। आपको भारत देश की नागरिकता कैसे मिल सकती है, इसको अर्जित करने के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो देखो। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा, और 5वां है किसी भूभाग को भारत में मिलाने पर। क्या है इसमें वो देखें। तो नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, और किसी भूभाग को भारत में मिलाने पर। अब ये तो समझ में आ गया कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। अब जन्म से कौन कौन से हैं, कैसे क्या है वो बताता हूं। अब बात करें जन्म से। अब नागरिकता जन्म से लेने की जो अधिकार है उसमें यह दे रखा है, अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद भारतीय भूभाग में जन्म लिया वो भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया, क्योंकि इसका गलत फायदा उठाया जो हमारे आतंकवादी थे, इन्होंने गलत फायदा उठाया इस कानून का। तो इसमें बाद में जोड़ दिया गया कि माता या पिता भी क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। उसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी जिसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले माता को आधार नहीं मानते थे, माता को आधार माना गया है 1992 से। कब से माना गया है? 1992 से माना गया। पहले नहीं मानते थे, 1992 से माता को आधार माना गया है। और माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन दूसरा एक नागरिक होना चाहिए, दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। उन्हीं की संतान को भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर दी जाएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे ये तो कि कैसे दी जाएगी। दोनों में से एक भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब जैसे विदेश में भारत का कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो वहां उनकी जो संतान होगी वो भी भारत की नागरिक होगी, क्योंकि वो भी भारत की नागरिक है। अगर उन्होंने नागरिकता नहीं त्यागी तो, छोड़ी नहीं तो, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं हुई तो। दूसरा है वंश के आधार पर। इसमें कहा गया कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अगर किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अगर भारत के व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक हैं, और वो विदेश में चले गए, वहाँ उनके अगर जो बच्चे हैं उनको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। जिनके पूर्वज कभी न भारत के नागरिक थे उनको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया गया है। 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर एक समिति बनी, उसने ओसीआई जो प्रावधान लेके है, जो आगे बात करेंगे एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, उनकी बात करेंगे, तो उसके आधार पर यहाँ पे एक शर्त जोड़ दी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद, 3 दिसंबर 2004 के बाद से इनको वंश के आधार पर या किसी को भी वंश के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब पहले दी जाती थी लेकिन अब नहीं दी जाएगी। पंजीकरण द्वारा अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहे तो भारत की नागरिकता लेने के लिए वो भारत में 5 वर्ष भारत में रहना चाहिए। पहले जो 6 माह थी वो अब कितनी कर दी?
5 वर्ष कर दी। अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष भारत में रहता है तो वो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। और देशीकरण द्वारा ये कहा गया, अगर कोई विदेश नागरिक अपनी स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता छोड़ के भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन वो कितने वर्ष रहना चाहिए? 7 वर्ष रहना चाहिए। और उसके अलावा संविधान में प्रदत्त भाषाओं में किसी एक भाषा का विशेषज्ञ होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो कला साहित्य इनके क्षेत्र में बढ़िया योगदान रखता है, कोई विदेशी नागरिक है लेकिन वो बढ़िया योगदान रहता है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसे देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि उसे किसी भारत के संविधान में जो 22 भाषाएं अनुसूची 8 में जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो और वो कितने वर्ष रहे? 7 वर्ष अगर भारत में रहे तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है देशीकरण द्वारा। लास्ट है, किसी भूभाग को भारत में मिलाने पर, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, किसी भूभाग को अगर भारत में मिलाने की बात कही जाएगी, जैसे मैंने आपको सिक्किम का उदाहरण बताया था, अगर कोई भी क्षेत्र भारत के साथ मिलेगा, हमने चाहे नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी कोई क्षेत्र लिया, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये 5 प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाती है। पंजीकरण में मैं बता चुका हूं, जैसे राष्ट्रमंडल देशों के कोई लोग होते हैं, वो लोग भारत की अगर नागरिकता लेना चाहे वो पंजीकरण द्वारा ले सकते हैं। मान लो कोई विदेशी मूल की महिला भारतीय पुरुष के साथ शादी कर ले तो उसे पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो ऐसे 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ली जाती है, जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और किसी भूभाग को भारत में मिलाने पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम बात करते हैं क्या है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे हम बात करते हैं नागरिकता समाप्त करने के प्रकार। नागरिकता समाप्त यानी कि नागरिकता कैसे समाप्त होती है। तो नागरिकता समाप्त करने के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। वो कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। एक है परित्याग करने पर, दूसरी है खत्म करने यानी कि समाप्त करने पर, और तीसरी है वंचित करने पर। 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। वो कौन कौन से प्रकार हैं? वो आपके प्रकार हैं। पहला कौन सा है? परित्याग करने पर। दूसरा कौन सा है? किसी अन्य देश की नागरिकता मतलब लेने पर, और यानी कि समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और तीसरा है वंचित करने पर। नागरिकता वंचित, अगर आपकी नागरिकता वंचित हो जाए उस स्थिति में कैसे कैसे होगी वो बात करते हैं। परित्याग करने पर, अगर आपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता अगर आपने समाप्त कर दी, अगर आप भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हो तो आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरा खत्म करने पर, समाप्त करने पर, यानी कि आपने भारत सरकार को बताए बिना किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली।
अगर आपने भारत सरकार को बताए बिना अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, उस स्थिति में आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। और तीसरी है वंचित करने पर। वंचित कैसे? वंचित करने के कई तरीके होते हैं। अगर आपने संविधान का उल्लंघन किया, यानी कि संविधान के प्रति निष्ठा न दिखाई हो, संविधान के प्रति अनिष्ठा हो, शत्रु देश की सहायता की हो, यानी कि आप आतंकवादियों की सहायता करते हो, या फर्जी तरीके से आपने नागरिकता ली हो, या आपने लगातार 7 वर्ष भारत सरकार को सूचना दिए बिना अगर लगातार 7 वर्ष आपने अगर भारत सरकार को सूचना दिए बिना किसी अन्य देश में कहीं पे भी रह रहे हो, पता ही नहीं कहाँ रहते हो, लगातार 7 साल तक आपने किसी भी दूतावास में कहीं पे भी भारत सरकार को अगर आपने सूचना नहीं दी हो, तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। अगर आपने संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई, शत्रु की सहायता की, या आपने फर्जी तरीके से नागरिकता ली, या फिर आपने कुछ भी ऐसा गलत कार्य किया जिससे कि हमारे देश को नुकसान हो, देश की इस एकता अखंडता को नुकसान पहुंचता हो, तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है सरकार, यानी भारत सरकार द्वारा वंचित किया जा सकता है। तो नागरिकता समाप्त करने के 3 प्रकार हैं, लेने के 5 प्रकार हैं। 3 परित्याग करने पर, खत्म समाप्त करने पर, वंचित करने पर। परित्याग, अगर आपने स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दी हो तो ये आप स्क्रीनशॉट लेवें इसका। तो अगली हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जानकारी, नई नई चीज़ें मिलेंगी। OCI, PIO, NRI क्या होती है, NRC क्या होती है, जो असम के मुद्दे को लेकर आपकी बहस छिड़ी थी। कोरोना से पहले आपके सामने बहुत बड़ा मुद्दा था ये नागरिकता संशोधन बिल 2019 वाला, नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून जो बन चुका है, कौन से राज्य ने लागू किया। NPR क्या होता है, अब NPR जो लागू करेंगे, ये कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया, बाद में इसको लागू किया जाएगा। इन सब की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगली नागरिकता की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्लास जो बहुत कम किताबों में आपको जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये जानकारी सभी के पास पहुँचे। आप भी हमारे लिए मेहनत करें, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।